तो विद्यार्थियों, कल अपन ने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के मूल सिद्धांत या एक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में पाई जाने वाली विशेषताओं और आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लाभ विस्तार से डिस्कस किए थे। आज अपन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोषों के बारे में, डिसएडवांटेजेज ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, डिस्कस करेंगे। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रत्येक प्रकार के व्यापार के लिए उपयोगी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यापार छोटा होता है, मध्यम होता है, बड़ा होता है। हर एक प्रकार के व्यापार की अलग अलग प्रकृति होती है, तो उसके हिसाब से आंतरिक निरीक्षण प्रणाली एक जैसी हर व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए कुछ विद्वान आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोषों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का दोष है कि इसमें कार्य का दोहराव होता है। मतलब कार्य का दोहराव, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। इस प्रणाली में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के कार्य द्वारा स्वतः होती है। इसका अभिप्राय है कि एक ही कार्य दो व्यक्ति दो बार करते हैं, जिससे कार्य का दोहराव होता है। अगला बिंदु है उच्च अधिकारियों का लापरवाह होना। सुपीरियर बिकम केयरलेस। जो भी सुपीरियर्स होते हैं वो लापरवाह हो सकते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विद्यमानता से नियंत्रण की देखरेख करने वाले अधिकारी अपने मन में यह गलत धारणा बना लेते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, जिससे वे लापरवाह हो जाते हैं और सही तरीके से कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण नहीं करते, जिसका अल्टीमेट नुकसान व्यापार को होता है। तीसरा दोष है अंकेक्षक का लापरवाह होना। पहले जो नियोक्ता के उच्च अधिकारी है उनका लापरवाह होना बताया, अब अंकेक्षक का, जो भी हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, उसका लापरवाह होना। ऑडिटर बिकम केयरलेस। अंकेक्षक भी अंकेक्षण के समय अपने मन में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की उपस्थिति से यह सोचकर लापरवाह हो जाता है कि यह प्रणाली सुदृढ़ है और लेखे सही हैं, गलती की संभावना नहीं है, और उसके लापरवाह होते ही छल कपट की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथा बिंदु है अंकेक्षक के उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है। इट इंक्रीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की उपस्थिति अंकेक्षक के कार्य को तो कम करती है, परंतु यदि प्रभावशाली अंकेक्षण प्रणाली है तो वो अंकेक्षक के द्वारा किए जाने वाली लेखों की जांच की सीमा भी कम कर देती है, और वो परीक्षण जांच के सहारे या परीक्षण जांच के आधार पर अंकेक्षण करता है, जिससे जो लेखे जांच से छूट जाते हैं, यदि उनमें कोई गलती छिपी रह गई तो अंकेक्षक उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आंतरिक निरीक्षण की जो प्रणाली है वह अंकेक्षक के कार्य को तो कम करती है, पर उसके उत्तरदायित्व को कम नहीं करती। पांचवां दोष है छोटे व्यवसाय के लिए खर्चीली, कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली छोटे व्यवसायियों के लिए खर्चीली सिद्ध होती है, क्योंकि वे इसकी ऊंची लागत को सहन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद छठा दोष है दलबंदी द्वारा कपट संभव।
दलबंदी मतलब सारे लोग इकट्ठे होकर एक गुट बना ले, तो तब सभी मिल जाए एक तरह का काम करने वाले, तो वहाँ गलती या कपट हो सकता है। तो फ्रॉड पॉसिबल बाई कॉल्यूशन। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में यदि एक कार्य करने वाले सभी कर्मचारी दलबंदी करके कपट करते हैं तो उसे पकड़ना कठिन हो जाता है। उच्च अधिकारियों और अंकेक्षक के लापरवाह होने से कर्मचारियों को गबन करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है, जिससे कपट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7वां दोष है व्यापारी का लापरवाह होना। बिजनेसमैन बिकम नेग्लिजेंट। यह विधि लागू करके व्यापारी खातों की तरफ यदि ध्यान नहीं दे तो चालाक कर्मचारी छल कपट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक प्रणाली का दोष है। एक बार लागू करके आप लापरवाह हो गए तो व्यापारी को नुकसान हो सकता है। अगली इसके डिसएडवांटेज है अशुद्धियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। इस प्रणाली के लागू करने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता की जांच हो जाती है। इस डर से वे शीघ्रता से कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अशुद्धियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रणाली के लागू होने से कर्मचारी ये जानता है कि उसके कार्य की जांच अन्य व्यक्ति के कार्य से होगी और त्रुटि हो गई तो वह पकड़ में आ जाएगी, जिससे वे लापरवाही पूर्वक भी कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप अशुद्धियां रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है समय व श्रम का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मैन पावर। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों के समय और श्रम का अपव्यय होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को व्यर्थ ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाता है। और लास्ट बिंदु है कर्मचारियों के मध्य संघर्ष। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों के बीच संघर्ष हो जाता है, क्योंकि एक कर्मचारी के कार्य को दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचे जाने पर कोई त्रुटि निकल जाती है और आपसी मनमुटाव और गुटबंदी हो जाती है, जिससे आपस में संघर्ष होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपन ने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोष या हानियां भी डिस्कस की। तो इससे स्पष्ट है कि आंतरिक निरीक्षण की इस प्रणाली की जितनी हानियां हैं उनकी तुलना में लाभ अधिक हैं, और जो हानियां हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है। इसके लिए अंकेक्षक व उच्च अधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभिप्राय ये हुआ कि अधिकतर हानियां उसको लागू करने या उसकी आवश्यकता न होने पर भी उसे लागू करने के कारण है, या नियोक्ता या अंकेक्षक के लापरवाह होने के, मतलब यह प्रणाली की हानि न होकर उसे लागू करने वालों की लापरवाही के कारण है। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे आंतरिक निरीक्षण के प्रति अंकेक्षक के कर्तव्य क्या है। ऑडिटर्स ड्यूटी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। संस्था में अपनाई गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अंकेक्षक किस सीमा तक उस पर विश्वास करे, यह प्रणाली की कुशलता और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य से उसे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विश्वसनीयता जानने के लिए उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। आंतरिक निरीक्षण आंतरिक नियंत्रण की एक पद्धति या तकनीक है, अतः इसका मूल्यांकन भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है।
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के मूल्यांकन के बारे में अपन ने पिछले 2 लेक्चर में विस्तार से डिस्कस किया है। यदि संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू नहीं है या लागू है परंतु विश्वसनीय नहीं है, तो ऐसी दशा में व्यवसाय का आकार बड़ा हो या छोटा, अंकेक्षक के पास लेखा व्यवहारों की प्रारंभ से लगाकर अंत तक जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। निसंदेह ऐसी विस्तृत जांच अधिक खर्चीली होती है, परंतु यह आवश्यक है। अंकेक्षक यह मानकर जांच नहीं कर सकता कि कोई गलती या कपट लेखा पुस्तकों में नहीं है, और यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया जा सकता है। यदि संस्था में प्रभावशाली आंतरिक निरीक्षण प्रणाली विद्यमान है तो अंकेक्षक उस पर विश्वास कर सकता है। यह परीक्षण जांच के आधार पर अंकेक्षण का कार्य कर सकता है। उसे कुछ खातों की लेखा वर्ष के प्रारंभ और अंत के महीनों की पूरी जांच करनी चाहिए। उसे परीक्षण जांच के लिए व्यवहारों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए। उसे ये पुष्टि करनी चाहिए कि चुने हुए लेखे जिन आइटम्स को वो सेलेक्ट करता है वे आइटम्स उस विशिष्ट प्रकार के सभी लेखों का सही प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यदि परीक्षण जांच में उसे पता चलता है कि कुछ व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा गया है या गलत लिखा गया है, तो ऐसे मामले कि उसे विस्तार से अंकेक्षण की अन्य प्रविधियों को अपनाकर जांच करनी चाहिए। उसे ऐसी गलतियों के कारणों का पता लगाकर उनमें सुधार करवाना चाहिए, जिससे लेखों की विश्वसनीयता की वह पुष्टि कर सके। यदि परीक्षण जांच से वह पूर्णतः संतुष्ट हैं और गलती तथा कपट के संबंध में संदेह करने का कोई कारण नहीं लगता, तो वह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर विश्वास कर सकता है और परीक्षण जांच अपनाकर लेखा पुस्तकों की जांच कर सकता है। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि संस्था में लागू आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अंकेक्षण के कार्य की सीमा को महत्वपूर्ण स्तर तक कम कर देती है, परंतु इससे अंकेक्षक का उत्तरदायित्व कम नहीं होता। अंकेक्षक किस सीमा तक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर निर्भर रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यावसायिक संस्था में लागू आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कितनी प्रभावशाली और विश्वसनीय है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए AAS 6 में आंतरिक निरीक्षण से संबंधित विवरण में अंकेक्षक की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब यह सब जगह स्वीकार कर लिया गया है कि ऐसे व्यवसाय जहां आंतरिक निरीक्षण की विश्वसनीय प्रणाली लागू है, अंकेक्षक को उचित परीक्षण जांच से कार्य करने का अधिकार है। यह जांच की अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करता, बल्कि जांच की सीमा का निर्धारण करते समय अंकेक्षक को व्यवसाय में विद्यमान सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी एक अंकेक्षक को कंपनी की रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि कंपनी के आकार तथा स्वभाव के अनुसार सामग्री तथा अन्य संपत्तियों के क्रय के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारी व्यवस्था है या नहीं। इस संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण को
विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और आंतरिक निरीक्षण उसी का एक हिस्सा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल की जो राय है इंटरनल कंट्रोल के संबंध में, ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड रिगार्डिंग इंटरनल चेक। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल ने आंतरिक नियंत्रण के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में अंकेक्षक की स्थिति स्पष्ट करते हुए कुछ राय दी है, जिसमें पहली है अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता की जांच के लिए उसका अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए। नंबर 2, मूल्यांकन के बाद अंकेक्षण प्रविधियों का स्वभाव, सीमा और समयानुकूलता निर्धारित करनी चाहिए। नंबर 3, अंकेक्षक को यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि जिस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर उसके द्वारा विश्वास किया जा रहा है वह पूरे समय प्रभावशाली रही है। चौथा बिंदु है, यदि अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण को विश्वसनीय पाता है तो उसके द्वारा अपनाई जाने वाली अंकेक्षण प्रक्रिया सामान्यतया कम विस्तृत होगी। और लास्ट में, यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विश्वसनीय नहीं है तो वहां अंकेक्षक को अन्य उचित व पर्याप्त अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाने पर जोर देना चाहिए। इसके बाद अपन जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है विभिन्न महत्वपूर्ण लेखांकन क्रियाओं के संबंध में आंतरिक नियंत्रण, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ पुस्तकों में बहुत सारे आइटम्स का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, पर अपने कोर्स में जो है उनको ही अपन डिस्कस करेंगे।